हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था बोहर मॉडल, है ना, यानी बोहर साहब का जो परमाणु मॉडल था उसके जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जो मेन बातें थी, है ना, उन बातों का डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में आपसे कर लिया था। देखिए, रदरफोर्ड साहब ने जो मॉडल दिया था उसकी जो मॉडल की कमियां थी उनको सुधार करने का प्रयास बोर साहब ने किया था, तो अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि परमाणु मॉडल में क्या होता है, निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं, निश्चित उनकी त्रिज्या होती है, कक्षाएं फिक्स होती हैं, त्रिज्या उनकी निश्चित होती है, और उन्हीं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है ना। उन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो इस प्रकार की बातें मैंने आपसे वहां पर बताई थी। अब उसके बाद करना क्या है, तो उसके बाद बोहर साहब ने कई सारी चीजों का कैलकुलेशन भी किया है। त्रिज्या को कैलकुलेट किया कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर या प्रत्येक कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है ना, उसकी वेलोसिटी या वेग कितना हो सकता है, कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है। तो कई सारी चीजें बोहर साहब ने ज्ञात किया है, जैसे त्रिज्या, वेग, ऊर्जा, एनर्जी, है ना, ये सब क्या चीजें उन्होंने फाइंड किया है, ज्ञात किया है। ठीक है, तो यहां पर आज हमें क्या करना कि बोहर मॉडल के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग में आपकी जैसे त्रिज्या ज्ञात करना होता है, वेग ज्ञात करने का जो फार्मूला आता है, और एनर्जी ज्ञात करने का जो फार्मूला आता है, उन सभी की बात आती है एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इनसे क्या है कि कभी कभी डेरिवेशन भी एग्जाम में आते हैं, और या फिर सवाल तो अधिकतर आता ही है। कॉम्पिटेटिव लेवल्स में ज्यादातर एग्जाम में सवाल आते हैं आपके। ठीक है, बोर्ड में उतना नहीं है, मान लिया पेपर 11th क्लास में आपके वो जगह तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम सभी बातों का डिस्कशन करेंगे और आपको सवाल भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं बोहर साहब के एटॉमिक मॉडल की, है ना। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बीच में आपका क्या होता है, सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों ओर क्या होती है, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, यानी ऊर्जा क्या है इनकी, निश्चित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में आपका क्या है, नाभिक रहता है, और बाहरी कक्षाओं में क्या है, इलेक्ट्रॉन आपके क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। ये कुछ बातें थी वहां पर। अब इसमें यह भी बता दिया गया था कि ऊर्जा वगैरह निश्चित होती है, एनर्जी फिक्स होती है प्रत्येक कक्षा की और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की, है ना। निश्चित ऊर्जा युक्त कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो जहां पर मैंने आपको के, एल, एम, एन, इन सब अक्षरों से इनको लिख करके बताया था, और यहाँ ये भी बता दिया था कि त्रिज्या वगैरह सभी की क्या रहती है, तो फिक्स रहती, तो R1 है ना, R2 है, R3 है। ठीक, इस तरीके से त्रिज्या फिक्स रहती है, एनर्जी भी सभी की क्या है, तो फिक्स रहती ऊर्जा। अब उसके बाद देखिएगा, है ना, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होगा ये आपका कि इसके अंदर वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वस्तु, है ना, एक वृत्ताकार मार्ग या गोलाकार मार्ग पर किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगा रही है, या गोलाकार मार्ग में राउंड में गति कर रही है, तो उस पर क्या होते, दो प्रकार के बल लगते हैं। एक बल लगता है अंदर की ओर, और एक बल लगता है बाहर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर लगने वाले बल को कहते हैं अभिकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, जो अंदर की ओर रखता है। यानी जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मान लें कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस नाभिक के चारों ओर, तो अंदर की ओर लगने वाला जो फोर्स होता है वो कहलाता है अभिकेंद्रीय बल, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, तो जिसको हम कह देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अंदर की ओर लगने वाला जो बल है उसको हम कह देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, एफसी से लिख देते हैं इसको, है ना। शॉर्टकट में एफसी इंग्लिश लिखने का कोई मतलब नहीं है, हिंदी में आप लिख दीजिए, और लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो एफसी से लिख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, ये है अभिकेंद्रीय बल जो अंदर की ओर लगता है। एक बल ये भी होता है कि बाहर की ओर भी लगता है, एक बल बाहर की ओर लगता है जिसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अप, जी कर लीजिए। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर दिया। एफ जी क्या है, बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दो बल लगते हैं उस वस्तु के ऊपर, और यही दो बल क्या करते हैं, उस वस्तु का बैलेंस बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से वो वस्तु क्या करती है, गति करती रहती है। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको बताया था सनलाइट
है ना, सूर्य सोलर सिस्टम में बताया था, सौरमंडल में, कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है, या पृथ्वी के चारों ओर ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो वहां पर भी यही फिनोमेना होती है, वहां पर भी यही दोनों बल लगते हैं, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, और दोनों बल क्या होते हैं, बैलेंस, इक्वल मात्रा में लगते हैं, बराबर मात्रा में, इसीलिए क्या करते हैं वो राउंड करते रहते, रोटेट करते रहते हैं। भाई अगर क्या हो, बल ये बैलेंस ना हो, या तो फिर कोई वस्तु क्या होगी, अंदर की ओर चली जाएगी, चिपक जाएगी, या तो फिर क्या होगा, वो वस्तु दूर भाग जाएगी। तो किसी भी बल का डिसबैलेंस होने पर, कोई भी बल अगर कम या ज्यादा हो गया, तो वस्तु ये तो अंदर की ओर भाग आएगी, ये तो बाहर की ओर भाग जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा फोर्स क्या रहता है, संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है। इसी कारण से क्या होता है, कोई वस्तु एक सेंटर पर या एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करती रहती है। ठीक है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी यहाँ क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक, तो ये समझने के लिए बात हो गई। अब उसके बाद देखिएगा आगे। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का हम द्रव्यमान हमने मान लिया कि जैसे आपका क्या है, m है, इसकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है इसका, वो हमने मान लिया v है, और रेडियस मैंने आपको बता ही दिया था r है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होता है ना, ये जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, है ना, Fc, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाए। भाई आर क्या है, त्रिज्या है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और वी क्या है, वेलोसिटी है इसकी। ठीक है, तो यहां पर जो लगने वाला, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो द्रव्यमान उसका एम है, वेलोसिटी वी है, त्रिज्या आर है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, ये है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के। ठीक है, ये होता है केंद्र में लगने वाला बल, हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो ये बात इसके लिए हो गई। अब एक देखिए, यहां पर जब कहा जाता है कि कोई भी आवेश, आवेश जब चार्ज होता है जो है ना, जैसे यहाँ पर, तो ये जो सिस्टम हो गया है ना। अब उसके बाद क्या है कि जैसे यहाँ पर परमाणु के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर चार्ज होता है आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है कूलाम बल। ठीक है, कहीं चार्ज की जब बात करते हैं तो चार्ज के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो कूलाम बल होता है। ठीक है, जिसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल। हाँ, कि स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो कहलाता है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, तो वहीं पर अगर हम इसको चार्ज मान करके चलते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो दो आवेश के मध्य लगने वाला बल होता है स्थिर वैद्युत बल। तो जब इसको चार्ज मान लेंगे तो वो कहलाएगा स्थिर वैद्युत बल। तो जो काम यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल करता है, वही काम आवेश के बीच में कौन करता है, स्थिर वैद्युत बल। तो आवेशों के बीच के लिए स्थिर वैद्युत बल, और कोई कण या कोई वस्तु है उसके लिए क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन को हमने कोई वस्तु मान लिया कि इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ था जो क्या कर रहा था, चक्कर लगा रहा था, तो उसके हिसाब से हमने ये लिख लिया अभिकेंद्रीय बल। उसके बाद हमने देखा कि नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये चार्ज वाली फिनोमेना आ गई। तो चार्ज के बीच अंदर की ओर जो लगने वाला बल होता है वो कहलाता है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल, जिसको हम क्या करते हैं, एफ ई से लिख लेते हैं। ये क्या होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, तो स्थिर वैद्युत बल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में आपने कूलाम के नियम वगैरह में जब पढ़ाया जाता है तो वहां बताया जाता है। तो स्थिर वैद्युत बल जो होता है ये आपका होता है कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये Q1 Q2 क्या है, तो Q1 Q2 है आवेश, दो चार्ज होते हैं, जैसे ये Q1 है और ये Q2 है ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, दो चार्ज हैं, तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो कहलाता है कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, ये क्या होता है, तो F बराबर के क्या है, नियतांक है, इसको हम क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान होता है। Q1 Q2 क्या है, तो दोनों आवेश हैं। ठीक है, R क्या है, तो R इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है, R इन दोनों के बीच की क्या है, तो दूरी है। ठीक है, तो R इन दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। तो जब चार्ज मान लिया तो स्थिर वैद्युत बल आया था। अभी जब कण माना जा रहा था
या कोई पदार्थ माना जा रहा था, तो वहां पर लग रहा था अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल के हिसाब से ये सही है, लेकिन अगर चार्ज वार्ज मान लोगे इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक, तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल, तो वहां पर ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये बताया गया कि जो काम अभिकेंद्रीय बल का होता है वही काम स्थिर वैद्युत बल का होता है। तो दोनों बल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, उनको इक्वल माना जा सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने इसकी बात कर लिया है ना, ये वाली बात कर लिया। अब देखिए Q1 और Q2, तो जैसे मान लिया हमने इसको Q1 मान लिया और इलेक्ट्रॉन के आवेश को Q2 मान लिया। ये देखिए, तो Q1 में क्या है, प्रोटॉन है ना। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है नाभिक में। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन को और क्या कह सकते हैं, तो प्रोटॉन जो होता है किसी भी तत्व में उपस्थित परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या होती है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या ही होती है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। उसके बाद फिर अब यहाँ पर जब मैंने मान लिया कि ये प्रोटॉनों की संख्या है, तो प्रोटॉन की संख्या को हम जनरली क्या लिखते हैं भाई, यहाँ बीच में प्रोटॉन रहता है। प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, जिसको हम क्या मान लें, तो जेड मान लें। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटॉनों की संख्या जेड। ठीक, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये प्रोटॉन का आवेश होता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन लिख सकते हैं और प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश ये होता है। ठीक, तो पहला क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है, ये उसके बाद इसी के बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे, जेड किसके बराबर हो जाएगा, ई के हो जाएगा ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं भाई, ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों का आवेश बराबर होता है। ठीक है, तो ये जेड प्रोटॉनों का आवेश कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर, तो इसके लिए एफ ई हो जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है, 4πε0 है ना। और यहाँ पर Q1 की जगह पर क्या है आपका, तो Q1 की जगह पर ये है जेड। ठीक, तो ये जेड ई बन जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये है ना, ये जेड ई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला, यानी Q1, दोनों का आवेश बराबर होता है। Q2 दूसरा चार्ज, क्या दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे इलेक्ट्रॉन, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, वही r²। तो देखिए जेड ई से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एफ ई बराबर 1/4πε0। ठीक, और इस साइड में क्या हो जाएगा, जेड ई, इसको हटा देते हैं ना, (² r। ये देखिए, तो ये बन जाएगा आपका क्या है, स्थिर वैद्युत बल का फार्मूला। ठीक है, तो ये बन जाएगा स्थिर वैद्युत बल का फार्मूला। ये तो समझ में आ रहा होगा, जेड अभी डिटेल में जब लेंगे तो बता देंगे, ये शॉर्टकट में मैंने आपको समझा दिया, अभी डिटेल में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद तो ये आवेश की बात हो गई, और ये वाला आपका हो गया अभिकेंद्रीय बल। तो ये वाला बल और ये वाला बल दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ये दोनों बलों की बात कर लिया। एक पॉइंट और ध्यान करना पड़ेगा आपको, मैंने आपको कोणीय संवेग बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल वहीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें इनका कोणीय संवेग क्या होता है, NH/2π का कोण गुणज होता है, ये बताया था। तो वहां पर कोणीय संवेग क्या बताया था, L बराबर है ना NH/2π। ये देखिए बनाया था कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है, तो L बराबर होता है mvr। ठीक, तो ये देखिए NH/2π। ठीक है, ये तो शॉर्टकट में इसको याद रखेंगे, अभी इनको डिटेल में पॉइंट ले रहे हैं तो बता रहे हैं आपको। तो mvr बराबर क्या होता है, NH/2π। कोणीय संवेग है L, और L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है mvr होता है ये। तो L बराबर mvr, तो जहां पर L लिखा वहां पर mvr लिख दिया और NH/2π हो गया। ठीक है, तो ये आपके दो फोर्स की बात हो गई कि जो काम अभिकेंद्रीय बल करता है किसी वस्तु के चारों ओर अंदर की ओर लगने में, वही काम करता है आवेश के बीच लगने में, कौन, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज युक्त, तो ये फार्मूला बन जाता है आपका Q1 Q2 वाला। ठीक है, तो ये आपको कुछ लिखना नहीं, ये जनरल डिस्कशन था आपसे, है ना, जो फोर्स आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है।
ठीक है। बाकी इसको रफली कहीं पर लिखना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वन बाय वन डिटेल में आपका डिस्कशन कैसे लिखा जाएगा, इसमें क्या करना है, फिर वो बात मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए लिखना कैसे, सारी बातों को डेरिवेशन आता है तो एग्जाम में कैसे करना है ना, फिर उसके बाद सवालों की बात कर लेंगे हम। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि बोर त्रिज्या की गणना करना। तो सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, वेग को ज्ञात करने का फार्मूला ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में एनर्जी को ड्राइव करने का फार्मूला प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो बोर त्रिज्या की गणना करना। अब इसमें सबसे पहले चालू कहां से करना होगा डेरिवेशन, तो सबसे पहले इसमें लिखना होगा आपको कोणीय संवेग की परिभाषा से। कोणीय संवेग जो बोहर मॉडल में अपने तीसरे पॉइंट में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग एल बराबर क्या होता है, NH/2 का कोण गुणज होता है ना, तो कोण गुणज होता है, ये बात बताई गई थी। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहे तो कोणीय संवेग की परिभाषा से, तो ये बात आपको लिखनी है। तो नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि कोणीय संवेग, कोणीय संवेग की है ना परिभाषा से। तो कोणीय संवेग की परिभाषा क्या कहती थी, तो कोणीय संवेग की परिभाषा या ये लिख दीजिए कि बोहर की अवधारणा से, बोर अवधारणा से या बोर के परमाणु मॉडल से। ठीक है, तो कोणीय संवेग की परिभाषा, कोणीय संवेग क्या होता था, कोणीय संवेग आपका जो होता था L बराबर mvr होता था, होता है कि नहीं होता भाई, देखिए L बराबर mvr ये फार्मूला होता है कोणीय संवेग का। ठीक है, तो ये हो गया कोणीय संवेग L बराबर mvr। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद एक छोटी सी लाइन लिख देंगे कि बोर के परमाणु मॉडल से। ठीक है, ये अगर पूरी बात लिखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, चाहे पूरी लाइन लिख दीजिए और चाहे यहां लिख दीजिए कि बोर की अवधारणा से। ठीक है, एक लाइन अगर लिखना चाहें तो बोर की अवधारणा से। बोर की अवधारणा कौन सी लिखनी है, अगर लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उसका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, L बराबर NH/2 देखिए बनेगा, ये कोणीय संवेग है और ये पूर्ण गुणज है। ठीक है, तो यहां से ये L बराबर क्या है, mvr है, तो यहां पर कर देंगे mvr बराबर NH/2 देखिए बन जाएगा। यहां से क्या करिए, v निकाल लीजिए, तो v बराबर देखिए क्या बनेगा, NH/2 और m और r, देखिए ये बनेगा। अब इसमें क्या करना है, इसको कुछ बना दीजिए, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों पक्षों का तो वर्ग कर देंगे यहां पर। अब वर्ग करने पर क्या है, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 2 पाई नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा और r स्क्वायर। देखिए वर्ग कर दिया तो ये हो जाएगा। तो इसको बना देते समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये देखिए, तो समीकरण नंबर 2 बना दिया स्क्वायर करके, बहुत कठिन है, केवल स्क्वायर किया है, स्क्वायर कर दिया, सीधे ऐसे लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद बोहर की अगली अवधारणा कौन सी, कि इलेक्ट्रॉन जब किसी वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो उस पर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो स्थिर वृत्त बल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये लाइन आपको लिख देनी है, या फिर ऐसा लिख दीजिए कि बोर अवधारणा से, ठीक, या बोर के परमाणु मॉडल से, या बोर अवधारणा से लिख दीजिए। ठीक है, तो चाहे पूरा पॉइंट लिख दीजिए या शॉर्टकट में लिख दीजिए। चलिए लिख देते हैं इसको, है ना, ये लिख दिया बोर अवधारणा से, है ना। तो यहां पर क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल बराबर किसके हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल बराबर हो जाएगा स्थिर वृत्त बल के। ये देखिए
ये अभिकेंद्रीय बल है, ये स्थिर बृहद बल है। दोनों बल क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये हिंदी में लिख दीजिएगा, अभिकेंद्रीय बल, स्थिर बृहद बल। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला अभी मैंने पीछे बताया था आपको निकाल करके। तो क्या बताया था आपको यहाँ पर, तो एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये बताया था पीछे, अभी बताया है आपको। और एफ ई बराबर जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएंगे दोनों फार्मूले। अब इन दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर देना है। तो चलिए पुट कर दें, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एफ ई की वैल्यू क्या है, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, तो आर से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करिए, वी स्क्वायर निकाल लीजिए, इस वी का मान निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर होगा, एम कहां पर नीचे आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम और आर, इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण 2 को और 3 को, इनका एलएचएस बराबर है ना, वी स्क्वायर और वी स्क्वायर दोनों है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, आरएचएस क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। और जिसको बराबर करना पड़ता है उसी को लिखना पड़ता है, जो बराबर है उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, सीधे आप ये लिख दीजिए, तो समीकरण 2 और 3 से, चाहे तो पूरी लाइन लिख सकते हैं। समीकरण 2 और 3 में एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस को बराबर करने पर पूरी लाइन लिख दीजिए, या इतना ही लिख दीजिए, काम चल जाएगा। तो वी स्क्वायर हो गया। अभी देखिए ये यहाँ पर, ये यहाँ पर है ना, दोनों को ले लेना है। तो चलिए ले लेते हैं जेड ई स्क्वायर, और क्या लिखना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एम आर। ठीक है, ये हो जाएगा। इधर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक, और क्या है, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए हो जाएगा। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बचेगा क्या, जेड ई स्क्वायर, और क्या बचा, तो एप्सिलॉन नॉट, उधर क्या बचा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में एक पाई बचेगा, एक एम बचेगा और आर। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से आर निकालना, त्रिज्या निकालना है। देखिए त्रिज्या की गणना करना है तो आर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, वो उसके नीचे आ जाएगा। तो आर बराबर देखिए बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इधर क्या, इसकी जगह पर ये आ जाएगा, तो पाई एम और जेड स्क्वायर। देखिए ये बन जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या का जो फार्मूला आ जाता है वो ये देखिए आ गया अपन, है ना। अब यहां से जो जो आपका नियतांक है उन सभी को हटा दीजिए, अलग कर दीजिए। चलिए इस साइड में कर देते हैं। चलिए कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर जो नियतांक है, कौन कौन नियतांक है, तो एच है, पाई है, एम है, ये ई है, और ये एप्सिलॉन नॉट है ना। इन सभी को अलग कर लीजिए। तो आर बराबर आपका एच स्क्वायर, प्लांक नियतांक होता है ना। एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, नियतांक है। और इसके बाद नीचे कौन है आपका, तो ये आपका पाई है और ये ई है। तो ये पाई है, ये एम है और ये ई है। तो इतने लोग नियतांक हैं इसमें। ठीक है, ये सभी क्या है इसमें नियतांक है। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, फिक्स रहता है। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, नियतांक है। बचा कौन, तो एन स्क्वायर अपॉन में जेड। ठीक है, इन सभी की वैल्यू रख करके जब सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पर मिल जाता है आपको 0.529 एन स्क्वायर अपॉन में जेड, और ये एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये देखिए। तो सवाल लगाने के लिए फॉर्मूला आपके त्रिज्या का 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन क्या है, तो एन बताता है उपकोष को। ठीक है, जेड क्या है, तो जेड है परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो चाहे परमाणु क्रमांक कह लीजिए जेड, या प्रोटॉनों की संख्या लिख लीजिए। ठीक है, तो ये एंगस्ट्रॉम में क्या होता है आपका आता है, और किसके लिए होता है, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, है ना। हाइड्रोजन के जैसे जो आपके परमाणु होते हैं उनके लिए बोहर मॉडल क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यानी जिनके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उनके लिए बोहर का परमाणु मॉडल एप्लीकेबल हो जाता है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में। कहीं कहीं सेंटीमीटर में लिखा होता तो सेंटीमीटर में भी देख लीजिए, है ना। और अथवा करके मैं आपको बता देता हूँ, आर बराबर 0.529 इंटू 10⁻⁻8, है ना, एन स्क्वायर अपॉन में जेड, है ना। तो ये आपका किस में है, तो ये आपको जब मिलता है तो वो सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में आपको ये मिल जाएगा 0.529 10⁻⁻8 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये सेंटीमीटर में, ये एंगस्ट्रॉम में है। तो ये हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो आप सवाल लगाने के सेंटीमीटर में पूछा जाता है तो इसका यूज कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में अगर आंसर कहीं दिया गया होता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये रहा आपके बोहर साहब की त्रिज्या कैलकुलेट करने का फाइनल फार्मूला। कैसे डिराइव होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ज्यादा कठिन नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं। यहाँ से मैंने वी निकाल लिया था, स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर करने के बाद दोनों जो बल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये अभिकेंद्री बल है, ये स्थिर बल है, दोनों को बराबर किया, दोनों की वैल्यू देखिए ये है। अभी वैल्यू दोनों के पीछे मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, और वैल्यू रख करके फिर तो आगे क्या किया है, 3 नंबर ये है, 2 नंबर ये, 2 और 3 में वी स्क्वायर दोनों साइड बराबर, एलएचएस बराबर, तो आरएचएस बराबर करना है। तो समीकरण 2 और 3 से लिख दिया, दोनों को बराबर करके फिर आपको आगे ये सॉल्व करना है बस, और इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ महत्वपूर्ण बात इसकी है जिसका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, एक आध क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, है ना। देखिए जो मैंने फार्मूला अभी आपको बताया है ना, कि क्या बताया है कि आर बराबर आपका जो फार्मूला होता है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन में जेड, है ना, और ये एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो ये आपका जो फार्मूला है ना। अब ये क्या है, अगर यहाँ पर मान 1 रख दिया जाए, है ना, एन का मान जेड का मान अगर 1 रख दिया जाए तो ये आपका किसके लिए आ जाता है, ये आ जाता है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान देगा चेंज करके हिसाब से वैल्यू रखते चले जाइए, अलग अलग तत्वों के लिए आपका ये निकाला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया था पीछे। तो आर बराबर 0.529 अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉम में, सेंटीमीटर में निकालना होगा तो सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सवाल को देखिएगा, कहता है कि He प्लस तथा Li डबल प्लस में क्रमशः दूसरी व तीसरी बोर त्रिज्याओं के मान बताइए। तो कह रहा कि दूसरी और तीसरी बोर त्रिज्या का मान, देखिए बोर त्रिज्या, तो हम लोग कंफ्यूज जाएंगे, बोर त्रिज्या कहां से आ गया, उसने नाम दिया ही नहीं था बोर त्रिज्या को। तो एन आया था जो कोष या उपकोष को बताता है, जेड आया था जो प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक को बताता है, ये बोर त्रिज्या उसने दिया ही नहीं गया था, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर बोर त्रिज्याओं के मान क्रमशः दूसरी व तीसरी कह दिया है, तो नंबर बता दिया ना आपको, दूसरी व तीसरी त्रिज्या तो आर निकालना है, ठीक है। तो आर कैलकुलेट करना है, और नाम भी बता दिया कि दूसरी कक्षा है और तीसरी कक्षा है, दूसरा कोष है तीसरा कोष है, कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो संख्या आपको बता देगा हर सवाल में। चलिए पहले कर लेते हैं हीलियम के लिए। तो नंबर फर्स्ट है सोल्यूशन में आपका हीलियम, है ना। अब देखिए 2He है ना, हीलियम, 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, इसका मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इसके पास क्या है, प्रोटॉन तो वही रहेगा, 2 रहेगा, तो इसके लिए जो जेड की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, भाई जेड की वैल्यू में तो कोई प्रोटॉन तो कहीं जाता नहीं है, तो जेड की वैल्यू तो वही रहेगी, परमाणु क्रमांक तो बदलेगा नहीं, भाई जाता है इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन तो जाता नहीं, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। एन का मान क्या कह रहा था, 2 कह रहा था, तो एन का मान भी कितना है, तो 2 है, ठीक है। दोनों बातें मैंने आपको बता दिया। जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, वो कभी नहीं बदलती, ठीक है। एन क्या है, एन है आपका उपकोष या कोष को बताता है, ठीक। तो फार्मूला लगाइए सीधे, क्या लिखा है, आर बराबर 0.529 एन स्क्वायर अपॉन में जेड, लगा दीजिए यहां पर। तो 0.529 एन का मान कितना है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.529, ये 4 हो जाएगा, ये 2, ये काट देंगे तो दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब इसको 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1.
ये देखिए पहले के लिए आपका आंसर आ जाएगा 1.058 एंगस्ट्रॉम। तो हीलियम के लिए देखिए मैंने निकाल करके बता दिया। एज इट इज किसके लिए निकालना है, लिथियम के लिए। तो ये लिथियम के लिए बता देते हैं। लिथियम आपका क्या है, Li है, Li2 है ना। तो ये देखिए, तो इसका देखिए परमाणु क्रमांक कितना 3 होता है, तो इसके लिए भी Z की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी। भाई Z परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या है ना, तो परमाणु क्रमांक तो सब में बदलता रहेगा, लेकिन n की वैल्यू, तो n की वैल्यू इसके लिए भी कहा 3, तो ये 3 के लिए करना है, 3 के लिए n का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यानी यहाँ इसके लिए क्या था, 3 दिया गया था। तो कर दीजिए r बराबर 0.529 और n स्क्वायर अपॉन में Zn, तो ये हो जाएगा 0.529, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये 3 3 3 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 0.529, ये 9 और ये 3, तो ये काट देंगे तो 3 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट है ना 07 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये देखिए दोनों के लिए त्रिज्या क्या है आ गई 1.587 एंगस्ट्रॉम। तो ये रहा लिथियम के लिए आपका निकाल लिया और ये निकाल लिया हीलियम के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से बोहर त्रिज्या की गणना किसी भी क्वेश्चन में आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने टॉपिक लिया था त्रिज्या की गणना करना, वो आपको समझ में आया हुआ होगा, है ना। और अगर किसी को मान लिया कोई दिक्कत होती तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना, वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। इलेक्ट्रॉन के वेग और एनर्जी की गणना नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।